So I will start with the rubrics wherein जैसे आप हम सब पहले भी जैसे सोनाली मैम ने अभी हमें थोड़ा रिवाइज करवाया था कि हाउ द लैकेसिस पर्सनालिटी इज देयर, जैसे वो एक एनिमल इंस्टिंक्ट है उसमें एंड हाउ द थिंग्स आर। तो वही चीज अगर हम रूब्रिक्स के लेवल पर देखेंगे तो मैंने कंप्लीट रेपर्टरी का माइंड सेक्शन में यूनिक और पीक्यूआरएस रूब्रिक्स लिए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लैकेसिस है। तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें देखने और समझ में आती है कि हम ये चीज़ कैसे माइंड के लेवल पर देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग जैसे मैंने देखा कि रूब्रिक्स में फर्स्ट एक आई एक्टिविटी। नाउ हम सभी लोगों ने जैसे बात की है कि लैकेसिस एनिमल है और उसके अंदर अमाउंट ऑफ एक्टिविटी काफ़ी रहती है एनिमल इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से। तो फर्स्ट थिंग विच आई गॉट द रूब्रिक इज एक्टिविटी कंसेप्शन विथ प्रोफेटिकल। नाउ इसको अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि हम हर एक वर्ड को समझें तो एक्टिविटी कैन बी एनीथिंग। जब हम माइंड के लेवल पर एक्टिविटी कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल एक्टिविटी। एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेप्शन। ये रूब्रिक थोड़ा सा अलग लगा जब मैंने भी कहा पढ़ा इसको, तो आई वुड लाइक द ग्रुप टू इंटरेक्ट कि कंसेप्शन का मीनिंग क्या होगा। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंसेप्शन? एनीवन ऑन द ग्रुप? सिंपल इंग्लिश का मीनिंग से हम चलते हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूब्रिक विद द वर्ड ऑफ इट। मतलब अगर आप डिक्शनरी लेकर पढ़ेंगे या डिक्शनरी से समझने की कोशिश करेंगे वो वर्ड का क्या मीनिंग होता है, तो हम उस रूब्रिक को और डिटेल में समझ पाएंगे। एनीवन कैन टेक द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी ऑल्सो, अ सिंपल इंग्लिश डिक्शनरी। मैं फिर से पढ़ूंगी रूब्रिक। एक्टिविटी कंसेप्शन विथ प्रोफेटिकल, PROPHETICAL। डू यू वांट मी टू राइट इट इन द ग्रुप द रूब्रिक? I'll do that. हेलो मैम। या मैम एक रिक्वेस्ट थी, आप ये बहुत ही अच्छा ले रही है, बट अगर सिंगल रेमेडी रूब्रिक से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। सिंगल रेमेडी ही है, ओनली लैकेसिस है। ये जितने भी रूब्रिक्स मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इसमें सिर्फ और सिर्फ लैकेसिस है। आई एम नॉट टेकिंग एनी अदर रूब्रिक्स जिसमें ग्रुप ऑफ अदर रेमेडीज होंगी। आई एम नॉट डीलिंग विद द डीडी ऑल्सो। वो काम सोनाली जी और दूसरे डॉक्टर्स पे छोड़ दिया है मैंने। ओके, थैंक यू वेरी मच। या एकदम डोंट टेक इट एज एन एग्जाम, नहीं ले रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू वी ऑल टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर। नो मतलब कोई गलत या कोई सही नहीं होगा। मैडम इसमें एक तो जिस ये कंसीव से निकला है ना लफ्ज, उसकी सेकंड फॉर्म है, राइट। तो कंसीव का प्रेगनेंसी कंसीव होती है, वेरी गुड। में बच्चा बेबी कंसीव होता है। और इसी तरह इसका जो दूसरा मतलब है वो जिस तरह हम कोई आइडिया कंसीव करते हैं, एक आइडिया अपने दिमाग में अपने ब्रेन में कोई बात ख्याल करते हैं कि मैं ये काम करने लगा हूँ या करना चाहता हूँ, और फिर वो काम वो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कर देते हैं। वो जो पहले दिमाग में ख्याल आता है वो कंसीव करना कंसेप्शन होती है, कंसेप्शन ऑफ आइडिया होती है। यस, वेरी गुड अटेम्प्ट सर। और एनीवन एल्स वुड लाइक टू? मैडम एक्टिविटी जनरल, प्रोफेटिकल कंसेप्शन विद। राइट। यहाँ कंसेप्शन का अर्थ होता है, कंसेप्ट से भी हो सकता है, कंसेप्शन का अर्थ कंसेप्ट से भी हो सकता है। और प्रोफेटिकल मतलब प्रॉफिट की तरह, जैसे प्रॉफिट होते ना, पैगंबर बोलते हैं कि जो पैगाम लाते हैं, ईश्वर का पैगाम लाते हैं, उनके माध्यम से वो जो कहते मैं मेरा नहीं है, ये
मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा नहीं है, मेरा शरीर और मेरी आवाज माध्यम बन रही है, लेकिन ये किसी और का पैगाम है, किसी और का संदेश है। और व्यक्ति की एक्टिविटी कुछ जो जनरल है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। हेलो, या सर, या आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ, व्यक्ति की जो एक्टिविटी होती है, वो क्रिया होती है, जो एक प्रोफेट की तरह होती है। और कंसेप्शन का अर्थ होता है, एक तो कंसेप्शन का अर्थ कि जो मिलना या जो, और एक कंसेप्शन का अर्थ कंसेप्ट से भी हो सकता है। उसका जो मन में कंसेप्ट या जो संकल्प या धारणा वगैरह होती है, उससे भी कंसेप्ट का मतलब हो सकता है। और प्रोफेटिकल का मतलब जैसे कोई सिद्ध व्यक्ति होता है, पैगंबर होता है, कि जो किसी दूसरे का पैगाम ला रहा है, ये उसका खुद का नहीं है। राइट। बोलता है कि मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन ये मेरी उतर रहा है, ऊपर से आ रहा है, ये मेरा नहीं है, ये कोई शक्ति मुझसे बुलवा रही है। तो इस तरह की एक्टिविटी वो करता है, ऐसा मुझे समझ में आया। राइट सर, आप काफी अगर आप जैसे कंसेप्शन, जैसे पहले सर ने भी कहा था, थैंक यू सर, थैंक यू स्वतंत्र सर। तो इसमें अगर आप कंसेप्शन का मीनिंग समझेंगे, अगर डिक्शनरी से देखे जाएगा, तो कंसेप्शन मीन्स जैसे पहले सर ने बताया था, टू कंसीव, राइट। तो कंसेप्शन का मीनिंग जाता है, 1 सेकेंड, या एन एब्स्ट्रैक्ट और अ जनरल आइडिया which is inferred or derived from specific instances। जैसे आप सर ने कहा, आपने कहा स्वतंत्र सर ने, कि कंसेप्ट है, कोई आइडिया है। और दूसरे जो पहले सर ने कहा था, इट्स एन एक्ट ऑफ बिकमिंग अ प्रेग्नेंट, राइट। तो अगेन अ प्रेग्नेंट वर्ड यहाँ हम अगर हम मेटामॉर्फिकल लेवल पर लेंगे तो कोई आइडिया ही, हम उसको माइंड से जब जोड़ेंगे तो एक आइडिया ही आता है। जैसे कि डिक्शनरी में दिया है, द क्रिएशन ऑफ समथिंग इन द माइंड, right? So we are talking about that conception, and उसके बाद लिखा है with prophetical। Now what is the meaning of the word prophetical? जैसे सर ने कहा था, मैं आपको डायरेक्ट डिक्शनरी का मीनिंग बताऊंगी। It means that you are foretelling the events as if, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, या आप जनरल मतलब एक डिक्शनरी में भी ये मीनिंग देख सकेंगे, foretelling the events as if by supernatural intervention। जैसे बहुत अच्छे से स्वतंत्र सर ने ही समझाया कि जैसे वो खुद नहीं बोल रहे हैं, कोई पैगंबर बोल रहे हैं, या कोई अगर आप हिंदू कल्चर में देखेंगे तो बोलेंगे कि कोई ऋषि मुनि है, या कोई क्या कहते हैं कि आप बोलेंगे अभी कैसे बाबा होते हैं, या इस तरह से जो बोलते हैं, बोल रहे हैं, सॉरी पंडित जी हाँ पंडित जी बोलते हैं, या कोई गॉड, जैसे आप प्रवचन सुनने जाते हैं तो जो प्रवचन करता होते हैं कि ये बाबा हम नहीं बोल रहे हैं, कि भगवान ने हमसे बुलवाया है। जैसे कि ये वाली इसकी पिक्चर थी ना, आमिर खान की, कौन सी पिक्चर थी, जस्ट मिस्ड माय ब्रेन, जो आमिर खान की पिक्चर थी। वहां पर ये वाला सिम्टम हम नहीं लेंगे, वहाँ सिम्टम नहीं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि वो एक धर्म गुरु जैसे है। आई जस्ट वांट टू से दैट वर्ड टू यू। हाइपोक्राइट धर्म गुरु थे, जैसे हाँ, कई लोग ऐसे हाइपोक्रेटिक, यस, ये उनको मतलब प्रॉफिट की तरह वो बोलते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं होते। जैसे, लेकिन इसमें रियली इस रूब्रिक में जो अर्थ निकलता है कि व्यक्ति को रियली ऐसा लगता है कि मैं नहीं बोल रहा हूं, और मैं जो बोल रहा हूं ये ऊपर से आ रहा है, और ये कंसेप्ट मुझे ऊपर से, ये परमात्मा के द्वारा भेजा गया है, वो मुझसे बुलवा रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परमात्मा मुझसे बुलवा रहा है। ऐसा प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट की जो है आदत होती है, क्योंकि उनका खुद का नहीं है, ये किसी और का है, परम शक्ति का, परमात्मा का दिया हुआ जो मेरे पे आ रहा है।
तो ये तो रियल में प्रॉफिट वाली बात हो गई कि एक्टिविटी जनरल प्रॉफिटिकल। लेकिन यदि कोई एक पाखंडी और बदमाश व्यक्ति इस तरह की एक्टिंग करने लगे तो फिर अपन उसे हाइपोक्राइसी में लेंगे। बट हाँ राइट, वहाँ अगर हम वहाँ कंसेप्ट लेंगे तो हिपोक्रेसी आ जाती है, अगर जो फिल्म का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। बट यहाँ अगर हम लैकेसिस के हिसाब से चलें तो वो पर्सन को ऐसा लगता है, तो यहाँ वो हम हिपोक्रेसी नहीं है। एम आई राइट सर? हाँ मैम, बिल्कुल सही। राइट, सो आई जस्ट वांट टू गिव ए कंटेक्स्ट देना था मुझे। बट यहाँ जब हम लैकेसिस की बात करते हैं तो लैकेसिस को ये लगता है कि वो कंसेप्शन उसके पास आ रही है और वो किसी भगवान से आ रही है, या जैसे सर ने एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से, तो ये इसमें ओनली रेमेडी इज लैकेसिस। इज द ग्रुप क्लियर विद दिस रूब्रिक? कैन वी गो अहेड? ये मैडम मेडिटेशन की डीप अवस्था में भी ऐसा होता है। जो ध्यान की अवस्था होती है, जब हमें अपने पूरी तरह से हम समर्पण कर देते हैं परमात्मा के प्रति खुद को, और हम नहीं रह जाते, हम शून्य हो जाते हैं, नथिंग हो जाते हैं, फिर हमें ये अनुभूति आती है कि हम परमात्मा हमसे कुछ करवा रहा है या बुलवा रहा है। ओके, बट सर इन केस ऑफ लैकेसिस अगर हम कहें तो इज इट अ ट्रू और इट इज अ डिल्यूजन? सर मैम, या इससे मैं थोड़ा सा मैं बोलना चाहती हूँ। इससे रिलेटेड भी है ना, हम मतलब उसको जोड़ के बहुत अच्छे से ये और रूब्रिक समझ सकते हैं, क्लेयरवॉयंस में है। राइट, मैं अभी उसी पे आने वाली थी सोनाली मैम। आई वाज गोइंग टू गिव द क्रॉस रेफरेंस विद द क्लेयरवॉयंस टू दिस। यस। हाँ, तो फिर वो जो एक्टिविटी मतलब वो उसमें रहता है, और वो मतलब अभी यहाँ पे कंसेप्शन हम जैसे आपने बताया था ना कि लाइक क्रिएशन, ठीक है ना, कि अभी वो उसको समझ में आ गया, अभी उसको बताना है, ठीक है। तो मतलब कि जो माइंड में है वो प्रैक्टिकली बताना है, दैट इज वेरी पेनफुल फॉर हिम ना, कि मतलब स्पेशली दुखद घटनाएं ही उसको दिखती है ना, स्पेशली मतलब कि ऐसा होता है लैकेसिस में। तो ये हम ऐसा जोड़ के उसको ऐसे समझ सकते हैं। या ये वन ऑफ द रूब्रिक्स है जिसमें ओनली रेमेडी विद 4+ इज लैकेसिस। नाउ इसको सपोर्टिंग दूसरे भी हमारे रूब्रिक्स आएंगे जिसके साथ हम चलेंगे। तो इस क्रॉस रेफरेंस में जैसे सोनाली मैम आपने कहा कि क्लेयरवॉयंस, तो इसमें लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें भी मैम ने बहुत अच्छा कहा था कि ये क्लेयरवॉयंट होते हैं। सो दिस इज समव्हाट वी कैन जॉइन विद दैट कि लैकेसिस को हम एक क्रॉस रेफरेंस में दूसरा रूब्रिक क्लेयरवॉयंस आता है कि उनको वो पहले से ही बता देते हैं कि ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है। इस तरह से वी कैन गो विद दिस। So I'll take an another rubric now। यहाँ पे एक मतलब उसी में दिया है एक्टिविटी परसेवरेंस विदाउट। तो परसेवरेंस मतलब देयर इज अ परसिस्टेंट का मीनिंग होता है परसिस्टेंट डिटर्मिनेशन। तो आप जैसे हम पहले ही बोलते हैं कि एक्टिविटी है इसकी मेंटली फिजिकली ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, पर ये परसिस्टेंट नहीं रहते हैं। देयर इज नो परसिस्टेंट डिटर्मिनेशन इन हिज एक्टिविटी, दैट इज व्हाई इट इज गिवन एक्टिविटी परसेवरेंस विदाउट। Is it clear with the group? Can I go ahead? Yes, ma'am. Okay. So दूसरा रूब्रिक है एंजाइटी मोशन एग्रेवेट्स स्लाइटेस्ट इन चाइल्ड इन साइनोसिस। दिस इज अ मतलब आप अगर ये देखेंगे कि बच्चा है जो साइनोटिक है और स्लाइटेस्ट मोशन भी हुआ तो वो एंजाइटी के साथ प्रेजेंट करता है। नाउ दिस इज अ रूब्रिक वेर इन there is a physical ailment along with the mental concomitant. So anxiety motion aggravates slightest in child in cyanosis। और जैसे अभी हम एक और चीज देख सकते हैं कि जैसे माइंड और फिजिकली हम बहुत बार एंजाइटी है, पैल्पिटेशन है, फियर है, ये सारी चीजें हमें जैसे कि पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मुझे पैल्पिटेशन भी आ रहा है, तो ये सारे रूब्रिक्स माइंड में भी दिए गए हैं बिकॉज एंजाइटी के साथ पैल्पिटेशन का आपको रूब्रिक मिलेगा। इसलिए यू विल सी दैट कि पेशेंट जो हार्ट अटैक से आएंगे या फिर इन प्रीकॉर्डियल, नाउ व्हेन यू विल सी द सिम्टम्स इट इज गिवन कि एंजाइटी पैल्पिटेशन विथ क्रैम्प इन द प्रीकॉर्डियल रीजन विथ अगेन पेन विथ प्रीकॉर्डियल रीजन। यानी कि अगर हार्ट अटैक के सिम्टम्स आए या फिर पेशेंट को ऐसा लगता है कि इसी के हिसाब से हमें आगे भी रूब्रिक्स आपको बताऊंगी जहां पर पेशेंट डायरेक्टली बोलते हैं कि मैं मरने वाला हूँ
आई एम गोइंग टू डाई मीन्स I'll take that rubric itself right now. जैसे कि इसमें डाई, डेथ, इन सबके rubrics भी बहुत नजदीक आए हैं. जैसे कि dead, he is nearly dead and begs someone to help her off. ये सारी चीजें मतलब अब ये चीजें आप देखेंगे कि जैसे हमने देखा है delusions में कि delusions imaginations है कि dead he is nearly dead and begs someone to help her off. The person sees delusion imaginations, dead he is, preparations are being made for her funeral. Now ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब हम लैकेसिस की बात करते हैं, जैसे हमने लास्ट सेशंस में भी देखा होगा, वैसे भी हम सब जानते हैं कि लैकेसिस अगर हमने बोला तो ऑल द थिंग्स रिवॉल्व्स अराउंड द डेथ, द फियर, मतलब डिल्यूजन पार्ट. तो ये सारी चीजें आप माइंड सेक्शन में भी, डिल्यूजन में भी देखेंगे कि उसको एंजाइटी है, फियर है. और रूब्रिक देखिए आगे कि देयर इज अ डिल्यूजन, डाई अबाउट टू, विशेस समवन वुड हेल्प हर ऑफ. So these are the rubrics which you will say जहाँ पे हमें directly rubric मिल रहा है कि of death, of dying, and associated with that there is anxiety and fear. Even एक बहुत direct rubric मुझे मिला है और ये rubric है कि patient, one second, I'll tell that rubric also. हाँ, the rubric is dreams of death, dropsy from. तो ड्रॉपसी इज जैसे कि अगर हम फिजिकल लेवल पर कंडीशन समझेंगे कि हार्ट कंप्लेंट्स है या किडनी का पेशेंट है तो उसको ये ड्रॉपसी मीन्स हम सभी जानते हैं. ड्रॉपसी मीन्स द वाटर रिटेंशन इन द बॉडी बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, वॉट एवर द रीजन्स मे बी, बट द पेशेंट हैज अ फियर. और वो फियर, वो एंजाइटी उसके ड्रीम्स में भी हमें दिखाई दे रही है, जहां पे दिख रहा है कि ड्रीम्स डेथ ऑफ ड्रॉपसी फ्रॉम. You can see there is a dreams heart complaints of water collecting about heart. एकदम डायरेक्ट रूब्रिक मिला है रेपर्टरी में कि there is a dreams he is having heart complaints of water collecting about the heart. So these मेरा कहने का ये मतलब था कि हमें यहाँ पर लाइकेसिस का जब हम डेल्यूजन देखते हैं, फियर है, फ्राइट है, about death है, dying है, so this is very well being seen even in the mind section. और दूसरा सेक्शन जब हम बात करते हैं, अगर हमने काफी बार ये भी देखा था कि लाइकेसिस पेशेंट्स में हमें एक बहुत अच्छे रूब्रिक्स इसमें दिखाए गए हैं कि माइंड में there is a direct rubric you can see that he has a even like there is a anxiety future about with loathing of life, जिसमें हम दूसरे ड्रग्स भी जैसे हम औरम है और इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं इस रेमेडी को, बट इसमें डायरेक्टली आपको रूब्रिक मिलेगा कि he has anxiety about the future with the loathing of life. Is it okay with the group? हेलो. यस मैम, यस यस. ओके. मैम जो पहले के जो दो ड्रॉपसी वाले रूब्रिक बताए थे ना आपने, तो उसको मतलब ऐसा भी ले सकते हैं हम, मतलब जैसे आप बता रहे हैं ना, तो फिर एक थोड़ा सा एक माइंड में आइडिया आ गया या फिर कुछ रिलेट कर लिया मैंने. बताइए. कि फियर ऑफ वाटर रहता है ना कि लाइक इसको फियर ऑफ लिक्विड स्वेलो करने में डर लगता है ना, और स्पेशली सांप काटने के बाद पानी नहीं देते हैं ना, सोने भी नहीं देते उसको. राइट, वो उससे भी रिलेटेड रूब्रिक्स आएंगे जो सोने नहीं देते हैं. हम डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर को, क्योंकि ये आपने फर्स्ट सेशन में काफी अच्छे से बताया था, तो ये जो चीज है मैं वही बताने की थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ
कि जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर में देखा हमने, और हम कैसे उसको माइंड में डायरेक्ट रूब्रिक्स हमको पीक्यूआरएस सिम्टम्स में भी दिखाई दे रहे हैं कि कैसे हम माइंड एंड बॉडी को कोरिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली विद द, दिस विल बी इन अ वे ऑफ अ रूब्रिक वे, और आप गए थे विद द डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर. इस ग्रुप गेटिंग माय वे ऑफ आपको बताने की जो मैं कोशिश कर रही हूँ वो इस तरह से कर रही हूँ. बहुत अच्छा ले रहे हैं मैम. ओके, थैंक यू. सो नेक्स्ट, जैसे हमने एक चीज और देखा था, इवन आई वाज सरप्राइज्ड, बट रूब्रिक मिला है एप्लीकेशंस, वार्मथ, हॉट, एग्रेवेट्स. अब ये सेक्शन अगर आप सोचेंगे तो ये जनरलिटीज में होना चाहिए था, पर ये माइंड में दिया गया है. क्या हम कोई समझ सकता है ये क्यों दिया होगा माइंड में? एप्लीकेशंस, वार्म, हॉट, एग्रेवेट्स. क्या कोई कोरिलेट कर पाएगा इसको? एनी वन ऑफ अस? थोड़ा सा कोशिश करती हूँ. इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ पे इतना मुश्किल भी नहीं है. जैसे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होती है तो इट बिकम्स मतलब कि निकल जाता है ना, लाइक हॉट हो जाता है. ठीक है, तो फिर वो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. और स्पेशली जैसे लैकेसिस हॉट मेडिसिन है ना, उसको मतलब प्रॉब्लम होती है. सन हीट राइट, एक्चुअली लेकिन उसको सही भी नहीं होता है. यस, इट इज वेरी सिंपल. एंगर की वजह से बॉडी अपना टेम्परेचर गर्म कर देती है, उस वजह से भी उसको हो सकता है मे बी. ओके, हम सब मेटामॉर्फिकल मीनिंग निकाल रहे हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक टू यू, जब मैंने इसको सर्च किया इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था. इट्स डायरेक्टली वार्मथ, एनी काइंड ऑफ हॉट थिंग. इवन ये भी पढ़ा था पॉलिटिस. पॉलिटिस मतलब वो जो गर्म करके हम पट्टी बांधते हैं ना, हिंदी में हम बोलते हैं कि वो पोट बना के लगाते हैं, पोटिस कुछ लग गई कर गई तो गर्म करके हम रुई में लगा देते हैं घाव में, या कहीं लग गई हो. तो वैसा भी मुझे डायरेक्ट रूब्रिक मिला इसमें कि इट इज डायरेक्टली द वार्मथ एप्लीकेशन, नथिंग एल्स. इसमें कोई मेटामॉर्फिकल मीनिंग भी मत निकालिए. इट इज डायरेक्टली वार्मथ, हीट इन एनी फॉर्म. तो वो जब हीट रहा, या समर आप समझ लीजिए, या हीट रहा या वार्मथ एप्लीकेशन किया, तो उसके माइंड के सिम्टम्स भी एग्रेवेट होते हैं. दैट इज प्लेन द मीनिंग ऑफ दिस. थोड़ा सा गूगली था ये, बट इट इज लाइक, आई मीन इट्स डायरेक्टली द एप्लीकेशन ऑफ वार्मथ. गर्म पानी, गर्म चीज, या कुछ भी गर्म चीजों से पेशेंट को, जैसे आपने पहले ही कहा सोना लीजिए कि इट्स अ वार्म पेशेंट, हॉट पेशेंट है, तो डायरेक्टली आप वार्मथ एप्लीकेशन करेंगे तो उनका मेंटल्स एग्रीवेट हो सकता है. दैट इज व्हाई दिस रूब्रिक इज गिवन इन द माइंड सेक्शन, कि मेंटल्स गेट एग्रीवेटेड आफ्टर एनी काइंड ऑफ वार्मथ or a heat application. Is it okay? Yes ma'am. Okay, thank you. So we'll go ahead. जैसे मैं अभी वही बता रही थी, इसलिए डायरेक्ट रूब्रिक में खुद सरप्राइज थी जब माइंड में मैंने ये सब पढ़ा. बाथिंग एग्रेवेट्स वार्मथ, इसमें भी 3+ दिया है. सो इट इज जस्ट अ प्लेन मीनिंग कि ये सब करने से उनके मेंटल्स एग्रीवेट हो जाते हैं. ओके, और एक ब्यूटीफुल रूब्रिक मिला है. स्वतंत्र सर, आप मुझे हेल्प करिए इसमें ग्रुप को एक्सप्लेन करने के लिए. चीयरफुलनेस, इवनिंग, लाइट्स आर लिट एज सून एज. आई राइट इट इन द ग्रुप दिस रूब्रिक, सो दैट आप सभी लोग इस बारे में सोच सकते हैं ये रूब्रिक के बारे में. चीयरफुल इवनिंग, lights are lit as soon as. और इसमें ये सिंगल रेमेडी है विथ 4+.
आप में से कोई भी इसमें ट्राई कर सकता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर आप कोई केस आपके एक्सपीरियंस में आए हो तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक टू यू, ये रूब्रिक मैंने अभी तक कभी अप्लाई नहीं किया है, बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस रूब्रिक. इसको अप्लाई कर सकते थे काफी जगह पे, लेकिन किया नहीं है. Exactly. मतलब सर्च ही नहीं किया ना. राइट, इसीलिए मैं जानती थी कि ये रूब्रिक बहुत ब्यूटीफुल है और आप में से बहुत जन इसको कोरिलेट कर पाएंगे. हेलो मैम, ये या मैम, मुझे लगता है ये अम्यूजमेंट वाला है ना, जैसे कि सबको साथ लेके चलता है, तो इसको म्यूजिक है, लाइट है, रोशनी है, इन सब चीजों से ये बहुत एंटरटेन होता है ना, ये एंटरटेनमेंट वाला बंदा है जैसे इस टाइप से, तो उससे रिलेटेड ही ये लग रहा है. ओके, वेरी गुड ट्राई. और आप में से कोई भी जन इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे या समझने की कोशिश करें? ये एक्चुअली है निशाचर प्राणी. तो सांप जो है वो रात में बहुत खुश होता है. तो वो मतलब जैसे पार्टी रहती है, कुछ भी रहता है, तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है. इनको स्लीप से ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, सोने की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है इनको. तो फिर सोने से पहले लाइट, तो जैसे अभी ये वार्म है, हॉट है, ठीक है, जैसे इवनिंग हो गया है, तो इवनिंग के बाद जैसे मैंने बोला ना निशाचर की, ये घूमते रहते हैं, सांप एक्टिव रहता है रात के समय में. तो इसीलिए वो चीयरफुल हो जाते हैं कि अभी चलो हमको एंजॉय करना है, ठीक है, कुछ करना है. तो मतलब शांति हो गई ना. ऐसे ले सकते हैं इसको. और मैम मैं कुछ बोलूं? हाँ श्योर, बोलिए ना मैम, बोलिए. लता मैम बोलिए. मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बता रही है कि इवनिंग में, एक्चुअली इवनिंग में से जब सब लोग अपना काम निपटा के वापस घर आ जाते हैं, एंड दैट टाइम ऑल पीपल आर अराउंड एंड लेकेसिस लाइक्स दैट. उसको अच्छा लगता है सबके साथ मिलजुल के रहना, गप्पे लड़ाना और अम्यूजमेंट. और वो लाइट यानी क्या, तो एवरीवेयर इट इज, जब वो सबके साथ रहता है तो ही इज ऑलवेज हैप्पी. कहीं ना कहीं अपने आप को ना अपने सब चीजें शेयर करना चाहता है, और सिर्फ शेयर नहीं करता है, तो साथ में अम्यूजमेंट भी रहती है उसकी, एंड ही लाइक्स दैट बेसिकली. एंजॉय करता है वो. यस, एंजॉय करता रहता है. सो इट इज इवनिंग and cheerfulness evening when lights are lit. Right. ऐसा मैं समझती हूँ. वेरी ट्रू. हम सब अपने हिसाब से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ये सीमा मैम, पुष्पा मैम, आप भी बोल सकते हैं. मैम मैं कुछ बोलूँ इस पे? हाँ बोलिए. एक्चुअली लेकेसिस में ऑलवेज आफ्टरनून का एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, मुझे याद नहीं आ रहा. उसमें सिर्फ लेकेसिस है, उसके लिए हमेशा आफ्टरनून होती है जैसे. तो आई कम टू दैट रूब्रिक. आपने छेड़ दिया है, मैं उसी पे आऊंगी, पर ठीक है, लेट अस सी दैट. तो हमेशा उसके लिए आफ्टरनून होती है, मतलब वो बहुत खुश मिजाज, वाइवेशियस और ये रहता है ना, तो उसके लिए हमेशा जैसे आफ्टरनून यानी जो सनलाइट, जैसे हम उसको रिलेट कर सकते हैं वैसे होता है. तो जैसे इवनिंग का मतलब कैसे, जैसे जिंदगी की इवनिंग बोल सकते हो, या थकान, जैसे सुबह से जैसे जोश में जो रहते हो तो इवनिंग तक थकान हो जाती है. तो जैसे जब थकान का समय आता है और एज सून एज द लाइट्स आर लिट ऑन, मतलब ये भी मेटाफोरिकली लेना पड़ेगा कि जैसे ही कोई खुशियां या कुछ ऐसे मिल जाता है तो वो फिर चेयरफुल हो जाता है हमेशा. मतलब लेकिन हमेशा खुश मिजाज पर्सन होता है. maybe I'm not able to put it properly. ठीक है, it's okay. We all are learning from each other, so that's what हमारा मकसद भी यही है कि हम सभी डिस्कस करें और अपनी तरह से समझने की कोशिश करें. सीमा मैम ने इसमें चैट में लिखा है कि शाम की शीतलता में जब बत्तियां जलती है तो उस समय रोगी काफी आनंदित महसूस करता है, उसकी सारी तकलीफें कम हो जाती है. पुष्पा मैम ने लिखा है कि सन हीट नहीं रहती है. और आप जो रूब्रिक बोल रहे थे कंचन जी, वो है डेल्यूजन आफ्टरनून, इट इज ऑलवेज, दैट इज अ रूब्रिक आप जो बता रही थी कंचन जी.
और हाँ, सीमा मैम वही बता रही हैं कि लैकेसिस को ज़्यादा गर्मी लगती है, तो हरदम गर्मी लगती रहती है, इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि हर वक्त दोपहर ही दोपहर है। और जब हम बात करते हैं सुबह या शाम की, तो तब वहाँ गर्मी नहीं होती है, तो वो ठंडक महसूस करते हैं। ऐसा सुबह या शाम की ठंडक उनको महसूस नहीं होती है दोपहर में, इसके लिए वो आफ्टरनून ऑलवेज मेंशन किया गया है, सीमा मैम ने लिखा है वो। ओके, और प्रणव सर ने लिखा है कि शैतान की शैतानी हमेशा अंधेरे में ज्यादा काम करती है। ओके, सो विल कम टू द रूब्रिक। जैसे आप सभी ने कहा है कि चीयरफुलनेस का मीनिंग हो कि वो खुश रहता है, और इवनिंग में जैसे लाइट का हम यही मीनिंग समझेंगे कि बाबा हमें लाइट चाहिए तो हम सबसे मिल सकते हैं, हम लाइट फील करते हैं, जैसे हम पहले भी ये रूब्रिक देख चुके हैं, तो उसको अच्छा लगता है। और जैसे ही इवनिंग की लाइट्स ऑन होती है तो उसको लगता है पार्टी है, अम्यूजमेंट। दैट इज द फीलिंग व्हाट वी ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड विद दिस रूब्रिक। सो इस तरह से हम इसको और एक add भी कर सकते हैं। हाँ बोलिए मैम, बोलिए सोनाली मैम। हाँ, जैसे आफ्टरनून में पूरा काम रहता है ना, काम में बिजी रहता है ये बंदा, ठीक है, तो फिर उसको मन का करना नहीं होता है, ठीक है, मन की चीजें करनी नहीं होती है, और ये जो है वो मतलब कि एकदम वाइवेशियस है, बहुत ज्यादा एनर्जी भरी रहती है, काम के बाद भी वो काम करेगा, मतलब काम मतलब उसका पसंद वाला काम करेगा, रोज पार्टी भी करेगा लेट नाइट तक, रोज करेगा, आफ्टर लाइक वर्किंग ओवर टाइम होने के बाद भी करेगा, इतनी उसमें एनर्जी है। तो फिर हम मतलब कि पहले का जो रूब्रिक है आफ्टरनून, लाइक टेलीविजन आफ्टरनून इट इज ऑलवेज लाइक इवनिंग नाइट है, तो आफ्टरनून में ज्यादा एनर्जी रहती है ना, मतलब कि एक्टिव रहते हैं लोग जनरली, तो उसको इवनिंग नाइट भी ऑलवेज इट इज लाइक कि एक्टिव रहता है वो। और ये मतलब कि इवनिंग का जो है वो काम टास्क खत्म हो गया, ड्यूटी खत्म हो गई, अभी चलो एंजॉय करने का टाइम है, मतलब कि लाइट जैसे बत्ती लग जाती है तो इट्स काइंड ऑफ की काम खत्म ना। हाँ, तो लाइट हो जाओ, आप अभी रिलैक्स हो जाओ। हम है उसको पसंद है वो करो। राइट, ओके, सो विल गो अहेड। स्वतंत्र सर, आर वी राइट सर? मैम एक हाँ क्वेश्चन है, बोलिए जैसे मोडेलिटीज में अगर हम टाइम को देखें तो आफ्टरनून जैसे ये 4 PM से लेके 8 PM तक इसका एग्रीवेशन टाइम होता है, जैसे लाइको का और लेक्सिस का, तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में इनको हम कैसे लेंगे भी, इसकी माइंड में भी ये सिम्टम्स एग्रीवेशन में होती है या एमेलियोरेशन में होते हैं, या ये कैसे बेहतर महसूस करता है, ये थोड़ा कंफ्यूजन दिमाग में आया, मैंने कहा क्लियर कर लो। हाँ, तो सर जहाँ तक हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चेयरफुलनेस मीन्स ही रिमेन्स चेयरफुल इन इवनिंग, तो हमारा कंटेक्स्ट हमने, अगर आप टाइम के हिसाब से चल रहे हैं, बट हम उसको अगर गर्मी और सन और उसकी जो वर्क प्रेशर उसके हिसाब से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रेदर दैट टिपिकली गोइंग विद द टाइम मोडालिटी, वो हम इस तरह से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इवन मेटामॉर्फिकली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आफ्टरनून इज अ वर्किंग टाइम, इवनिंग इज अ रिलैक्सिंग टाइम। अगर हम लोग जैसे आप ये कहेंगे कि आप सब काम हो गया आपका, आप रिलैक्स कर रहे हैं, सो दैट इज द व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। और अगर हम दूसरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे लैकेसिस को, तो हम जैसे सोनाली मैम भी बोल ही चुके हैं, या हम सभी जानते हैं कि स्लीप एग्रेवेशन होता है, नाइट एग्रेवेशन टाइम होता है। मतलब दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस रूब्रिक विद कंटेक्स्ट ऑफ माइंड, मेटामॉर्फिकली हम इस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी वो स्लीप आफ्टर एग्रीवेशन तो होती है, मैं उसी लिहाज से बात कर रहा हूँ कि जैसे ये 4 PM से लेके स्लीप टाइम तो नहीं है ना, 4 PM से लेके 8 PM में इसकी एग्रीवेशन भी होती है, तो ये रूब्रिक भी, क्योंकि वो हम जो माइंड में डिस्कस करते हैं चीयरफुल वाला, एज द लाइट ऑन, तो मैंने कहा भी इसको कैसे हम देखेंगे, तो उसमें मेरे ऐसे दिमाग में आया, मैंने कहा पूछ लूं। हाँ सर, आपने पूछा वो तो करेक्ट पूछा है, बट दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू एनालाइज दिस रूब्रिक इन दैट कंटेक्स्ट। Okay. Thank you, sir. Yeah, thank you, sir. So should we go ahead with the next rubric? The next rubric is cheerfulness, spirituality followed by fading off. ये भी थोड़ा सा टेढ़ा रूब्रिक है, बट
I like the group also to discuss on this. I'm writing this rubric on the chat box. Cheerfulness, spirituality followed by fading off. Are you all with me? Yes, ma'am. या सर प्लीज आप में से जो चाहे इस पे कुछ बताइए या डिस्कस करिए. जब आप ये रूब्रिक पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आता है कि हाउ विल वी कोरिलेट दिस रूब्रिक विद द लैकेसिस. कुछ बहुत मुश्किल सवाल है. वी ऑल कैन ट्राई. मैडम इसमें यही समझ लगती है कि इसको अगर हम सीधा करके पढ़ें कि वो चीयरफुल होता है जब उसकी स्पिरिचुअलिटी फेड ऑफ होती है तो उसके बाद वो चीयरफुल होता है. इसको सीधा करके इसका मतलब ये बनता है. करेक्ट. मतलब जैसे कि सबसे पहला रूब्रिक जब हम स्वतंत्र सर ने हमें समझाया था उसके साथ इसको कोरिलेट करिए. चीयरफुल होता है. कब चीयरफुल होता है? जब उसकी स्पिरिचुअलिटी फेड ऑफ हो जाती है. यानी अच्छा, फेड ऑफ का लफ्ज जब आएगा तो उसमें हम ये समझें कि ये फेड होना होता है आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज का जाना. राइट. तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने पहले भी ये वैसे जनरली भी हमें पता है कि ये लेक्सिस थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का बंदा होता है. इसमें क्लियर वाइंस होती है. एक पहला जो रूब्रिक जो आपने डिस्कस किया वो होता है, प्रोफेसी होती है, प्रोफेटिक होता है. तो एक स्पिरिचुअलिटी का टच होता है लेक्सिस के अंदर. तो वो इस रूब्रिक में इसका मतलब आगे मेटाफोरिक क्या है वो तो डिस्कस कर लेते हैं. लेकिन जो इसके लफ्जी मतलब है वो ये बनता है कि वो उसका जो स्पिरिचुअलिटी है वो ग्रेजुअली फेड आउट कर जाती है और उसके बाद वो उस फेड आउट के बाद वो चीयरफुल हो जाता है. राइट. वो खुश रहता है. उसको स्पिरिचुअलिटी का जो एक ऐसा, जैसे हमने सबसे पहला रूब्रिक देखा था एक स्पिरिचुअल काइंड. आपने एकदम सही कहा सर कि एक स्पिरिचुअल पर्सन है, चीयरफुल रहता है. पर जब स्पिरिचुअलिटी मतलब जैसे पहले ही स्वतंत्र सर ने बताया था कि एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ माइंडसेट होता है, जैसे हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया हो. इस तरह से जब आप एक हाई बीइंग ऑफ एग्जिस्टेंस को फील करते हैं तो उसके बाद फॉलो, दैट्स व्हाट द मीनिंग सेज कि स्पिरिचुअलिटी फॉलोड बाय फेडिंग ऑफ. जब स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे उसकी कम हो जाती है या हम यूं समझें कि वो साधना करके मेडिटेशन करने के बाद वो एक चीयरफुल मोड में आ जाते हैं. तो दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस रूब्रिक. इज द ग्रुप विद अस? हम इसमें एक चीज ये भी देख सकते हैं. हाँ बोलिए मैम. कि अपन जैसे आपने अभी आप लोगों ने पहले वाले रूब्रिक के लिए बोला कि वहाँ इसको ये चीज किसी उससे मिलती है. तो आप ये सोचिए अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल से जुड़ जाएगा ना तो वो सिंसियर हो जाएगा, वो चीयरफुल कभी नहीं रहेगा. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको जो एहसास देती है या जो अध्यात्म आपको नॉलेज देता है उससे आपका वो जो चीयरफुल है यानी जो बाहर दिखावा है, चीयरफुल का मतलब तो आपको पर्सन में दिखता है, वो आप एक शांति में चला जाएगा तो वो उस तरीके की एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा. और जब वो चीज मतलब दो चीजें ये अपोजिट एक सिक्के के दो पहलू मैं दिन और रात की तरह काउंट करूंगी कि स्पिरिचुअलिटी वाली कंडीशन में जाने के बाद यानी आत्मज्ञान होने के बाद में उसको ऐसे बाहरी खुशी दिखावा करने की जरूरत नहीं है. और जब चीयरफुल तब आएगी जो आदमी
जितना कम कहते हैं ना, जो जितना ज्यादा कम जानता है या जितना इन चीजों से दूर होता है वो उतना खुश रह सकता है, लेकिन जो जितना इस चीज में ज्यादा चला गया, धार्मिकता में या स्पिरिचुअलिटी में, वो उतना सिंसियर हो जाता है। तो ये जो अभी सर ने भी बोला और आपने भी बोला कि फेड होना, मतलब वो जो वो सिंसियरिटी यानी स्पिरिचुअलिटी वाली उस नॉलेज से जैसे जैसे वो उसमें कमी आती जाएगी और दुनियादारी की तरफ वो ज्यादा जाता जाएगा, तो अम्यूजमेंट की तरफ ज्यादा जाएगा। और अम्यूजमेंट और चीयरफुलनेस एक दूसरे के बिल्कुल कहना चाहिए कि दो साथी ही है। कि अम्यूजमेंट जब करेगा तो उसमें चीयरफुलनेस ऑटोमेटिकली आएगी, ये लेकेसिस की विशेषता है। और अगर वो स्पिरिचुअल चला गया तो वो अम्यूजमेंट से दूर हो जाएगा, और अम्यूजमेंट से दूर होगा तो वो चीयरफुल नहीं रहेगा, ऐसा मेरा सोचना है। ओके, तो आप ये कह रही हैं कि अगर एक केस याद आ हाँ। गया अभी एक पेशेंट का, इसी बात को लेके, तो आप लोग कहें तो शेयर करूं। श्योर सर। एक पेशेंट था और काफी डरा हुआ मेरे पास आया, तो मैंने कहा क्या बात हो गई, तो बोला मेरे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कहा भाई दुश्मन क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बोलता दुश्मन इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि मैं सही को सही बोल देता हूं। तो मुझे लगा कि ट्रुथ टेलिंग प्लेनली ये रूब्रिक होगा। तो मैंने कहा सही को सही कैसे बोल देते? बोले पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं नहीं बोलता हूं, मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति आ जाती है जो सही को सही कहलवा देती है। जैसे कोई चोर डकैत टाइप का आदमी है, बदमाश है, कोई दुष्ट है, तो मैं उससे बोल देता हूँ कि तुम दुष्ट हो, तुम बदमाश हो, तुम रिश्वतखोर हो, ये बंद कर दो, ये गलत है। तो फिर वो सामने वाला बुरा मान जाता है, मेरा दुश्मन बन जाता है, और मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। तो यहाँ मैंने उसका सिम्टम लिया था डिल्यूजन, इंजुरी, इंज्योर्ड इज बीइंग, ये सराउंडिंग्स बाय हिम, एक ये सिम्टम लिया था। और जैसे कोई मतलब मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ, कोई ऐसे बुलवा देता और मैं सही सही बोल जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मतलब अभी सिम्टम मेरे दिमाग में आया था, अभी एकदम से चला गया, तो रूब्रिक माइंड में आया था अभी। तो यहाँ पर क्लियर वोएंस भी था, वो मैंने ये भी देखा, ये उसकी रियल क्वालिटी थी। मेरे को लेके भी उसने 2-3 प्रिडिक्शन किए थे और बता दिए था कि आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है इतने दिन में, और उतने दिन में वैसा मेरे साथ हुआ भी। तो ये मैंने अनुभव किया, उसके अंदर क्लियरवोयंस भी था। और जो प्रॉफिट वाली बात आती, जैसे अभी पहला जो सिम्टम डिस्कस किया था एक्टिविटी, एक्टिविटी कंसेप्शन विद प्रोफेटिकल, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, और ये बंदे को रूल्स रेगुलेशन चाहिए नहीं रहते। एनिमल इंस्टिंक्ट है ना, उसको चाहिए नहीं है, बट आ गए बाय डिफॉल्ट है वो पीडिया ग्रुप में है वो। हाँ सर, स्वतंत्र सर हैज जॉइंड अगेन, या हाँ। तो वो पेशेंट ये बता रहा था कि मैं सच बोल जाता हूँ, जो जैसा है मैं वैसा बोल देता हूँ, और लोगों को सुधरने के लिए भी कहता हूँ, और ये मैं नहीं कहता हूँ पता नहीं मैं ऐसा कैसे कह जाता हूँ, कौन सी पावर मेरे अंदर आ जाती है और ये सत्य कह जाती है और सही डायरेक्शन लोगों को दे जाती है। तो फिर मैंने कहा अच्छा, इससे बोले इससे बड़े बड़े बदमाश लोग जो गैंगस्टर हैं, इस तरह के लोग मेरे दुश्मन बन गए हैं, मेरी जान के पीछे पड़े हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो डिल्यूजन परस्यूड ही वाज एनिमीज बाय, और डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज परसिक्यूटेड, ऐसे करके कुछ ये रूब्रिक्स आएंगे सर, राइट। और जो है लेकेसिस दिया था, तो बिल्कुल जो वो कंप्लेंट लेके आया था, जो समस्याएं लेके आया था, वो सभी ठीक हो गई थी, राइट। और अभी जो इवनिंग वाला आपने बताया, फिर से आप बताइए रूब्रिक, इवनिंग वाला कैसा था? सर वो रूब्रिक है, इवनिंग वाला रूब्रिक है सर, चीयरफुलनेस इवनिंग, लाइट्स आर लिट as soon as,
जैसे कि लाइट्स चालू हो जाती हैं तो शाम के समय वो चीयरफुल हो जाता है ना। राइट। और स्पिरिचुअलिटी से संदर्भ में इसमें कोई रूब्रिक है क्या? स्पिरिचुअलिटी के संदर्भ में ये रूब्रिक है सर, चीयरफुलनेस, स्पिरिचुअलिटी फॉलोड बाय फेडिंग ऑफ। स्पिरिचुअलिटी फॉलोड बाय फेडिंग ऑफ, जब Yes. स्पिरिचुअलिटी कम हो जाती है तो उसके बाद में वो चीयरफुल हो हाँ जाता है। हाँ सर, ऐसा है ना? ऐसा मीनिंग है। राइट राइट तो सर, ये इस मीनिंग केस है। में शायद ये ले सकते थे कि एक स्पिरिचुअल पावर ही तो उसके अंदर आ जाता था जो सत्य बोल जाता था, जिसके माध्यम से वो मुझसे ये बोला कि डॉक्टर साहब किसी तरह से मेरी ये आदत अगर चली जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं होगी, मैं लोगों से दुश्मनी नहीं करना चाहता, लेकिन जब मैं किसी जुआ खेलने वाले को देखता हूँ तो मैं, या चोरी करने वाले को, तो मैं डांट देता हूँ, मतलब उसे वैसे का वैसा बता देता हूँ कि ऐसा तुम मत करो, ये ठीक नहीं है। और जैसे किसी अधिकारी के यहाँ गए और उनने देखा, मतलब देखा या नहीं देखा, वो तो बता देता था डायरेक्ट कि आप ये काम करते हो, ये क्वालिटी। अभी जैसे हमारे यहाँ एक महाराज जी हैं बागेश्वर धाम में, तो उनके अंदर ये क्लियरवेंस वाली पावर आई हुई है कि वो सामने वाले को देखते हैं तो देखते ही वो कहाँ से आया है, क्या विचार उसके मन में चल रहे हैं, वो विचारों को स्कैन कर लेते हैं। तो मतलब बता देते हैं, नाम भी बता देते हैं, पता भी बता देते। एक विजन में अभी उनको क्लियर हो जाता है माइंड में कि क्या इसके मन में चल रहा है, क्या इसका नाम है, क्या सोच के ये आया है, कितने सारे, मतलब सबका नाम वगैरह बता देना, सबके बारे में बता देना, कहाँ कौन क्या कर रहा है। और ऐसे कुछ लोग मैंने देखे भी हैं कि मेडिटेशन वाले भी देखे हैं कि जो सब कुछ जिनको पता चल जाता है, 2-3 लोग, और वो भविष्य का भी बता देते हैं कुछ लोग कि आगे ऐसा होने वाला है। जैसे ये पेशेंट था, मुझे इसने बता दिया कि आगे चल के आपके साथ ऐसा होने वाला है और वैसा ही मेरे साथ होगा। तो क्लियरवॉयंस की शक्ति होती है। जैसे एक अगला सेंस जो कि एक ऐसा सेंस जो सभी में नहीं होता या एक्टिव नहीं होता, जैसे कि डॉग में अभी जो सूर्य ग्रहण पड़ा था तो मैंने देखा कि जो कुत्ते थे, चिड़ियां थी, तो ग्रहण के समय वो भी बाहर नहीं निकले, सब अंदर अपने अपने जगह पे छुप गए थे, छुप के बैठ गए थे। तो इनको पता चल जाता है कि, लेकिन लोग घूम रहे थे, तो इन लोगों को तो बताया जाता कि सूर्य ग्रहण हो रहा है या भूकंप आने वाला है या ऐसा है, ऐसा मत करो। लेकिन कुछ जानवरों के अंदर कुछ ऐसे सेंस होते हैं जो कि इनको पहले से बता देते हैं, पहले से इनको आभास हो जाता है कि ऐसा होने वाला है और ऐसे समय में ऐसा कर, तो उसका पालन करते हैं। राइट, ठीक है, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये सर, तो हम इसी टॉपिक से पे थे कि जस्ट उसकी cheerfulness, spirituality followed by fading off. So is it clear with the group? हम दूसरे रूब्रिक पे चलें और शुड वी स्टॉप? जी मैम। राणा डे सर, 10 बज गए हैं, 10:07 हो गए हैं। शुड वी कंटिन्यू और शुड वी स्टॉप हियर? राणा डे सर, टाइम तो हो गया है और हाँ मैं इसीलिए पूछ रही हूँ ग्रुप से, व्हाट शुड वी डू? सर एक लास्ट में केस बताने वाले थे कुछ, अगर वो करके अगर फिनिश हाँ करें ठीक तो है, better ठीक है सीमा मैम, ठीक है, इट्स ओके। मैम मैं ये केस बता रहा हूँ। तो एक ऐसे एरिया का केस है जो हंटेड एरिया कहलाता था। हंटेड मतलब जो डरावना एरिया होता है, जहाँ पे जाने से लोगों को डर लगता है, जहाँ कुछ निगेटिव एनर्जी का निवास होता है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ। तो ये वो एरिया ऐसा था कि वहां पे एक्सीडेंट होते रहते थे। जैसे हर 7 दिन में कोई ना कोई एक एक्सीडेंट वहां पे होता था। तो मेरा जो क्लिनिक था, मेरे क्लिनिक के बगल में एक पीसीओ था,
एक साइड में नाई की दुकान थी, और ये पीसीओ वाले और नाई की दुकान वाले और आसपास के दुकानदार मेरे क्लिनिक के, कहना चाहिए, स्टार प्रचारक थे। तो एक लड़का जो कि छतरपुर जिले से आया मेरे पास, तो आते ही बोलता, अच्छा उसने ड्रेस कैसे, मतलब अच्छी ड्रेस पहने हुए है, काला चश्मा लगाए हुए है और हंसते और स्माइल करते हुए आ रहा है, और पाउडर इतना लगाए हुए है कि चेहरे पे पाउडर तो लगा है, गले में भी पाउडर दिख रहा है, और हंसते हुए, और एक कड़ा हाथ में पहने हुए, और साथ में कुछ रिंग वगैरह और एक लॉकेट इस तरह से वो पहने हुए, और आते ही बोलता है, डॉक्टर साहब नमस्कार, और डॉक्टर क्या हाल चाल है, नमस्कार डॉक्टर साहब, ऐसे बोलता है। और बोलते हुए जब ये बोल रहा है तो अपनी भौहों को ऊपर करता है हंसते हुए, है ना, और क्या हाल चाल है। तो नीट और क्लीन देख के मेरे मन में आया फास्टिडियसनेस वाला सिम्टम, प्रॉपर टू वाला सिम्टम समझ में आया, लेकिन फिर मैंने कहा प्रॉपर टू तो ये है नहीं, क्योंकि पाउडर लगाए हुए है और अलग से दिख रहा है। अगर प्रॉपर टू होता तो ये बिल्कुल बैलेंस में होता। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, बिठाया उसको, और जैसे ही बैठा वो, तो बैठते हुए आगे पीछे को हो रहा है ऐसे, और टेबल पे उसने हाथ रखा और हाथ हिलाने लगा जैसे। तो मेरे मन में सिम्टम आया प्लेफुल है ये। फिर बोलता डॉक्टर साहब एक परेशानी हो गई। तो मैंने कहा क्या परेशानी हो गई। बोलता मुझे एक आवाज सुनाई देती है, और बहुत ही स्वीट आवाज सुनाई देती, बहुत ही मीठी आवाज है, सुरीली आवाज, और फीमेल की आवाज सुनाई देती है। तो जहां से ये मैंने सुना, मैंने उससे पूछा कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। बोलता मैं अनमैरिड हूं और एक पीसीओ पे काम करता हूं। एसटीडी पीसीओ उस समय चलते थे, हर किसी के पास मोबाइल फोन नहीं होता था। पीसीओ पे काम करता हूं। तो जैसे ही मैं बैठता हूं तो एक आवाज आती है, मीठी आवाज आती है, और मुझसे कहती है मेरा नाम लेके कि चलो मेरे पीछे पीछे आओ। तो मैंने कहा फिर क्या करते हो। बोलता मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, इतनी अच्छी आवाज कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, और जहां वो आवाज ले जाती है तो पीछे पीछे मैं चला जाता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा फिर कहाँ पहुंच जाते हो। तो बोलता मैं उस हंटेड एरिया में पहुंच जाता हूँ जहां पर एक्सीडेंट हुआ करते हैं, और रियली वहां पे एक्सीडेंट होते थे। हर 7-8 दिन में, 15 दिन में एक एक्सीडेंट की न्यूज आती थी। तो फिर अचानक मैं, मतलब इस तरह से बोलता है। मैंने कहा अच्छा और कुछ बताओ, और कोई समस्या। तो बोलता समस्याएं तो और भी हैं, लेकिन मैं आपके पास इसके इलाज के लिए आया हूं। मैंने सोचा कहीं ये कोई मानसिक रोग तो नहीं है। इसके पहले मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आया था जिसको 5-6 लोग रस्सों से बांध के लाए थे, और डिलीरियम में, मैनिया में था। वो बेलाडोना से ठीक हो गया था, तो उसकी खबर इसने सुनी थी, तो वो सुन के ये आया था। मैंने कहा अच्छा और बताऊं, और कोई परेशानी। मेरी आवाज आ रही है। हेलो सर जी कंटिन्यू जी, करें सर। आ रही। तो मैंने कहा और कोई परेशानी है आपको। बोलता हाँ एक प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने उसके लिए आयुर्वेदिक इलाज ले लिया था। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम थी। बोलता मैं मास्टरबेशन बहुत समय से करता था, तो उसकी वजह से वीकनेस आ गई थी। तो पहले तो मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया, तो होम्योपैथिक डॉक्टर ने मुझसे ऐसे प्रश्न पूछे तो मुझे हंसी आई और लगा कि ये डॉक्टर सही नहीं है, इससे इलाज नहीं लेना। मैंने कहा क्या प्रश्न पूछा होम्योपैथिक डॉक्टर ने। बोले होम्योपैथिक डॉक्टर ने पूछा, अब वो हंसते हुए वो बता रहा है कि मास्टरबेशन के लिए तुम
एकांत ढूंढते हो क्या, अकेलापन ढूंढते हो क्या? वो हंसने लगा और व्यंग्य करते हुए बोलने लगा कि कोई सबके सामने थोड़ी मास्टरबेशन करे। बोले वो डॉक्टर पागल था तो मैंने उसका इलाज नहीं लिया। फिर मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन अभी वर्तमान में जो मुझे समस्या है आप इसके लिए दवाई दो। फिर मैंने कहा अपने रूटीन के बारे में बताओ, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो बोलता तो अपन को तो बस एक ही चीज पसंद है, कमाओ और खाओ, अच्छा कमाओ अच्छा खाओ एंजॉय करो। तो ऐसे वो बोलता है। फिर मैंने कहा अच्छा, और मैंने कहा, तो बोलता कि एक और आदत है कि एसटीडी में जब कॉल करने के लिए कोई मेल आता है तो मुझे लगता है कि इसको कितनी जल्दी यहाँ से भगा दूं, जल्दी से जल्दी ये बात खत्म करे और भाग जाए यहाँ से। मैंने कहा अच्छा, और फिर बोलता जब कोई फीमेल आती है तो मुझे ये लगता है कि कितनी ज्यादा देर ये यहाँ पे रुके, अच्छा लगता है उसकी मतलब देखना। इस तरह से बोला उसने। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम्हें जब आवाज अच्छी वो वाली लगती है जो तुम्हारे कान में आती है, सुनाई देती है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों ट्रीटमेंट लेना चाहते हो? बोलता वो आवाज मुझे 100 एरिया में ले जाती है और कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब भूत की आवाज ना हो। तो इतना केस था। तो यहाँ मैंने एक सिम्टम लिया, जैसे कि प्लेफुल मेरे माइंड में आया था टेबल पे, मतलब आके जैसे स्टूल पे बैठ गया और आगे पीछे ऐसे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर अब आ रही है, अब आप बोले। हाँ हाँ, अभी बीच में कॉल आ गया था तो इसलिए शायद आवाज बंद हो गई होगी। तो मैंने एक सिम्टम प्लेफुल लिया। दूसरा उसका मुझे समझ में आया, जैसे काला चश्मा लगाए हुए है, और फोपिस समझ में आया। वो फोपिस मतलब सुंदर बनने के लिए कोशिश करते हैं, एक तरह से कोशिश करता है, बार बार पाउडर लगाएगा, क्रीम लगाएगा, बार बार कपड़े चेंज करेगा, शीशे के सामने देखेगा, हेयर स्टाइल बनाएगा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो फोकस में एक फूहड़पना भी होता है, जैसे मेकअप वगैरह करता है तो मेकअप जो है एक्स्ट्रा हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना। राइट। जैसे रिंग वगैरह पहन ली या कड़ा पहन लिया, फैशनेबल दिखने वाली साज सज्जा जो होती है, और अपनी क्लोथिंग के प्रति, अपने मेकअप के लिए, और बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव वे में एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड रहेगा अपनी अपीयरेंस के प्रति। और इसी के क्रॉस रेफरेंस में एलिगेंस है। एलिगेंस में जैसे सादगी भरा और श्रेष्ठता भरा पहनावा होता है, जैसे नेट्रम्यूर में पाया जाता है। दूसरी बात, जो उस होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए ये बोल रहा था जिस टोन में व्यंग्य कर रहा था, तो मोकिंग मुझे वहां पे समझ में आया। तीसरा कि एक आवाज सुनाई देती है तो डिल्यूजन वॉइस हियरिंग यस, फॉलो दैट ही मस्ट। उसे एक कान में आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम लेके बुलाती है, और बहुत ही स्वीट आवाज है, फीमेल की आवाज है, और वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। तो डिल्यूजन वॉइस हियरिंग फॉलो दैट ही मस्ट, ऐसी आवाज सुनाई देती है कि उसे फॉलो करना ही पड़ता है। एनाकार्डियम, लेकेसिस और थूजम। तो कहता मैं खिंचा चला जाता हूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। तो यहाँ पर डिल्यूजन चार्म्ड बीइंग कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, चार्म हो रहा है, और स्पेल का मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, जब वो मैजिक वर्ड या
स्वीट वर्ड उसके उसमें आ रहे हैं, तो आवाज उस पर जादू कर रही है, उसको मोहित कर रही है और वो उसको फॉलो कर रहा है, अपने आप को रोक नहीं पाता। तो ये इतना सा केस था। और इसने ये बताया था कि जैसे कि फीमेल आती तो ऐसे लगता कि ज्यादा देर रुकी रहे, बोले बात करने की कोशिश करता हूँ, मेल आता तो लगता है कि तुरंत से भगा दूं। तो इतना केस था और ये लेकेसिस से ठीक हो गया था, और बिल्कुल ठीक हो गया था। और जैसे कि अभी मैडम ने बताया था कि डॉक्टर से किस तरह से बात करता, पहले तो सर कह के बात करेगा, फिर वो डॉक्टर साहब कह के, फिर डॉक्टर करके। अब कभी भी ये क्लिनिक पे आता तो ऐसे बोलता है, और डॉक्टर क्या हाल चाल है, और डॉक्टर, इस तरह से। तो ये भी बात मुझे अभी उसकी याद आई थी, तो मैंने कहा बता दूं। और ये केस छोटा सा केस, हालांकि इसमें और भी सिम्टम्स जैसे मेस्मरिज्म, मैग्नेटाइज्ड एमेलियोरेट है ना, मैग्नेटाइज्ड डिजायर टू बी, मेस्मरिज्म एमेलियोरेट, ये भी है जिसको इससे डीडी किया जा सकता है, डिल्यूजन चार्म्ड बीइंग से। ये बिल्कुल ठीक हो गया था। ठीक है, धन्यवाद। सर पोटेंसी क्या दी थी? 30 में दिए थे, 3 डोज दिए थे, 30 में 3 डोज दिए थे और बिल्कुल ठीक हो गया था। सर वो 10-10 मिनट के वक्फे से 3 दिए थे या किस तरह दिए थे? नहीं, मैंने 1-1 घंटे से 3 डोज दिए थे सर। तो मैंने तो ये देखा है कि डोज भले ही अब 10 मिनट में भले ही आप 1-1 ग्लोब्यूल दे दो 3 बार या 1 बार, दवा तो काम करती है। जिस पेशेंट को 1-2 ग्लोब्यूल भी दिए 1 बार भी, तो भी उतना ही रिजल्ट मिला, जिसको 3 बार दी दवा तो भी उतना ही रिजल्ट मिला। रिजल्ट तो मिलता है। एक सोरियासिस का केस देख के मैं बहुत डर गया था, मेरे एक रिलेटिव ने फोटोज भेजे थे, तो मैंने कहा मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। बोले भाई साहब आप एक बार कोशिश तो कर लीजिए। तो मैंने किस्टिकिंग की मेडिसिन पल्सेटिला आई, मैंने 3 डोज बता दिए, प्लेसिबो बाकी बोल दिया और कहा कि पेशेंट को मत बताना। तो फार्मेसी वाले के पास वो गए, बोले पल्सेटिला के 3 डोज बना दो। तो एक फार्मेसी वाले ने मना कर दिया, बोले नहीं हम तो पूरी शीशी देंगे। दूसरे ने 3 डोज को, वो नया फार्मासिस्ट था तो उसने 3 ग्लोब्यूल दे दिए और उसमें पल्सेटिला डाल दी। फिर वो 3 ग्लोब्यूल को ही 3 डोज समझे और 1-1 घंटे से उन्होंने तीनों ग्लोब्यूल खिला दिए। अगले दिन से प्लेसिबो चलाने लगे। तो 7-8 दिन में ही 70% रिलीफ हो गया और मतलब उस केस ने बहुत नाम किया और बहुत सारे पेशेंट दिलाए मुझे। तो मतलब हमने ये अनुभव किया है कि डोज आप चाहे 3 बार दें या 1 बार दें, ड्रॉप में दें या ग्लोब्यूल्स में दें, या इवन मैंने तो ये देखा है कि जो आपने मेडिसिन बनाई है ग्लोब्यूल्स में और पता चला कि आप उसे 1 साल बाद भी प्रयोग कर रहे हैं तो भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। मेडिसिन का सिलेक्शन बस सही हो तो रिजल्ट निश्चित मिलता है, चाहे आप ड्रॉप में दें, चाहे ग्लोब्यूल में दें, चाहे कम ग्लोब्यूल में दें, चाहे 1 ग्लोब्यूल को भी वाटर में मिला के दें। कुछ पूछना है इस केस में किसी को? Very nice session. Thank you, sir. Thank you for such a nice experience, sir. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. सोनाली मैम फिर फिनिश करिए, आप एंड कर दीजिए। यस मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनैना मैम, डॉक्टर स्वतंत्र सर, और जो मतलब जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने एक्टिवली सुना भी, उनको सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोल के हम आज का सेशन खत्म करते हैं। और बीच में एक रूब्रिक आया था, डिल्यूजन आफ्टरनून ऑलवेज, इसके बारे में बस थोड़ा 2 मिनट बोलना चाहूंगा।
ओके सर। आफ्टरनून का अर्थ होता है, मुझे ये रूब्रिक डॉक्टर राजन शंकरन के फॉलोवर जो इंदौर में थे, सर थे डॉक्टर डीडी दुबे, उन्होंने मुझे बताया था कि आफ्टरनून का मतलब होता है कि जब सूरज की स्थिति, गर्मी, सूरज की धूप और हीट एक चरम सीमा पे होती है, तो उसको आफ्टरनून बोलते हैं। ऐसे समय को जब उसकी गर्मी को सहन करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, जब वह अपने चरम पे होता है। इसी और डिल्यूजन आफ्टरनून, इट इज ऑलवेज, यह आफ्टरनून हमेशा रहने वाला है। जैसे पेशेंट सोचता है कि उसकी यश कीर्ति का, उसकी काम करने की क्षमता का, उसकी एनर्जी की जो चरम सीमा है वो एकदम चरम पे है और वो चरम पे हमेशा रहने वाली है। जैसे अभी काम क्यों बंद करें, अभी जिंदगी की शाम नहीं हुई है, अभी दोपहर है, अभी बहुत ऊर्जा है, अभी तो बहुत काम करना है। ऐसी हीट, ऐसी गर्मी, ऐसी धूप के सामने वाला उसकी तरफ आंखें उठा के भी नहीं देख सकता। यदि आंखें उठा के देखेगा तो उसकी आंखें जल जाएंगी। इतनी यश कीर्ति प्रतिष्ठा वाला, इतनी एनर्जी वाला बंदा और इस तरह से जोश से मेहनत करने वाला बंदा लेके से सोता है और आफ्टरनून है अभी, और ये आफ्टरनून हमेशा रहने वाली, ये उसे फील होता है। थैंक यू। हाँ जी सर, उनको जैसे हमेशा यंग ही रहना रहता है ना, इनहिबिशन से ही प्रॉब्लम होती है उनको, तो ये भी एक मतलब उससे रिलेटेड कर सकते हैं हम। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो ये अभी हम सेशन खत्म करते हैं और नेक्स्ट भी लेगेसी से रहेगा। ओके, तो सबको गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। Thanks and good night to all. Thank you much. Session, Thank you all. you all mentors. Thanks.